आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में या फिर अपने मैथ के सब्जेक्ट में पैरेलल लाइंस और एंटी पैरेलल लाइंस को देखा, जिसमें आपने ऑब्जर्व किया कि पैरेलल लाइंस जितना मर्जी हम दोनों एंड से एक्सटेंड कर दें तो वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, जबकि जो लाइन आपस में टिल्टेड हो दूसरी लाइन से, सो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स कॉन्सेप्ट, विच मीन्स दैट कि अगर फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हों और इनकी डायरेक्शन सेम भी हो, देन वी कॉल दिस टाइप ऑफ फोर्स इज अ पैरेलल फोर्स। एंड जो इसके ऑपोजिट है, आई मीन जो फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल तो हों बट वो सेम डायरेक्शन में ना हो, देन वी कॉल्ड सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और इन्हीं फोर्सेस को ऐड करने का सबसे ईजिएस्ट और प्रॉपर वे है ग्राफिकली हेड टू टेल रूल मेथड। इसमें हम करते क्या है कि किसी भी एक फोर्स को हम फर्स्ट वेक्टर के नाम से फिक्स कर लेते हैं एंड देन आप नेक्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करते हैं इन सच अ वे कि उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड कर रही होती है, एंड देन रिजल्टेंट वेक्टर आर ड्रॉ करते हैं जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड कर रही होती है और इसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, आपको ये याद रहे कि ये जरूरी नहीं कि वेक्टर एडिशन में हेड टू टेल रूल के जरिए सिर्फ दो वेक्टर्स ही ऐड हो सकते हैं। इसमें आप अपनी वर्ड से जितने मर्जी चाहें वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, और जिस तरह फोर्सेस आपस में ऐड होती हैं उसी तरह फोर्सेस आपस में स्प्लिट भी होती हैं, यानी कि वो भी सिंपलेस्ट वे में नहीं होती बल्कि उनके लिए भी हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसमें एक वेक्टर को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। एंड यूजुअली आपके ग्रेड के लेवल में हम उसे दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, जो कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस में हम इसको डिवाइड करते हैं। और इन वेक्टर्स के कंपोनेंट को डिफाइन करने में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेते हैं। बस आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए, जो कि हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अवर हाइपोटेन्यूज, और सिमिलरली टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। अच्छा, इसके अलावा हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखा कि हाउ द बॉडी रिवॉल्व अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि वो पॉइंट जिस पर हम फोर्स लगा रहे होते हैं वहां तक के डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते हैं, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। और अगर हम इस मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट लें विद द फोर्स तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है हम उसे टॉर्क कहते हैं, या इसके अलावा टॉर्क इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और द मोमेंट ऑफ फोर्स। जिस तरह फोर्सेस की डायरेक्शन होती है इसी तरह टॉर्क की भी डायरेक्शन होती है, एंड यूजुअली टॉर्क को हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। और किसी भी बॉडी की बैलेंसिंग कंडीशन की शर्त यह है कि इसमें सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है, अगर वो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा तो वो हमारे पास बॉडी बैलेंसिंग कंडीशन में होगी, और इसी लिमिटेशन को हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं। और जहां पर किसी बॉडी का होल मास कंसंट्रेट कर रहा होता है उसको हम उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड जहां होल वेट कंसंट्रेट कर रहा हो हम उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए बड़े इंटरेस्टिंग से प्रोसेसेस से गुजरते हैं। लाइक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइंड है ना, वेयर एज अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रोसीजर था, जिसको हमने अपने टॉपिक में देखा भी कि कैसे आप अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करते हैं। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। इसके साथ मैं एक बात बताता चलूं, लाइक जिस तरह हमने अनलाइक फोर्स के कॉन्सेप्ट को लर्न किया और देखा, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल तो होता है बट जो फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होती हैं, विच मीन्स दैट वो एक दूसरे को बैलेंस भी करती हैं। बट जो कपल को हमने फिजिक्स में देखा कि अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। कार के स्टीयरिंग व्हील से लेकर डबल आर्म स्पैनर हो या फिर सीसॉ हो जिस पर बच्चे झूले ले रहे होते हैं, सब के सब में हमारे पास कपल प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इन सब एप्लीकेशन में फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होता है बट डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। और अगर तो फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो आ जाए, आई मीन नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो,
तो वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि जिस तरह ये बुक टेबल पर पड़ी हुई है या आपके रूम में कोई पिक्चर हैंग हुई भी हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर नेट फोर्स ना हो, तो इस तरह की सब बॉडीज इक्विलिब्रियम में होंगी। इक्विलिब्रियम की बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 होंगी, वेयर एज सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास समेशन ऑफ टाउ जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। इसके अलावा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में टोटल 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम थी, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास बॉडी आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट अपनी प्रीवियस पोजीशन को अचीव कर लेती है, जबकि अनस्टेबल में ऐसा नहीं होता और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन को अचीव करते हुए इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लेती है। और इसी से हमारे पास स्टेबिलिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, जिसमें हमारे पास ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो उस ऑब्जेक्ट का लोअर पार्ट हैवी रखना होता है, जिससे उस ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इसी वजह से स्पोर्ट्स कार का जो लोअर पोर्शन है वो हैवियर रखा जाता है, ताकि उसकी मैस की मैक्सिमम कंसंट्रेशन लोअर पोर्शन में हो, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैरट को कभी गौर से देखा हो कि वो एक बर्ड केज में इतना स्टेबल होकर थिन सी रॉड पे बैठा रहता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो उसकी वजह यही है कि नेचुरली जो पैरट का लोअर बॉडी है ना वो हैवियर होता है उसकी टेल साइड से, जो कि पैरट को स्टेबल पोजीशन पर मेंटेन करके रखता है। एंड आई होप कि आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में आफ्टर दिस समरी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको मेन कॉन्सेप्ट लाइक टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह we'll see you in the next video with a new chapter. Until then, this is Irtaza from tutorial.pk.